वेदांश उसे देखे जा रहा था। वह इंतजार में था कि सानिया कुछ तो बोलेगी ही। सानिया कुछ बोली तो नहीं, पर बारिश की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वह गिरने ही वाली थी कि वेदांश ने उसे थाम लिया, पर वह भी संभाल नहीं पाया और दोनों गिर पड़े। सानिया के पैर में मोच आ गई थी। वेदांश ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, कहकर अपना हाथ वेदांश से छुड़ा लिया उसने। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पैर में दर्द से उसकी चीख निकल गई। वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि वेदांश ने थाम लिया। लेकिन सानिया वेदांश को हटाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ अब। जस्ट शट अप। तुम्हारे पैर में मोच आई है, चल नहीं पा रही हो और मुझसे कह रही हो मैं ठीक हूँ। गुस्से से कहकर उसे सहारा देने लगता है, पर सानिया ने उसे झिड़क दिया। बेबस स्वर में वेदांश ने कहा, ओके, ठीक हो तुम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम्हें दर्द होता है तो यहाँ यहाँ मेरे दिल में दर्द होता है। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सानिया एकटक उसे देख रही थी। उसके इन लफ्ज़ों ने उसकी धड़कन बढ़ा दी थी। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया था। हर पल बढ़ती बारिश में दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सानिया की छींक से दोनों ने अपनी नज़र एक दूसरे से हटा ली। सानिया ने सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की, पर दर्द से बिलख कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। वेदांश ने उसे सहारा देकर खड़ा किया तो सानिया ने वेदांश की बात थामते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। ओके, रिलैक्स, कहकर वेदांश उसे गोद में उठा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते देखते सानिया के रूम तक आ गए। वेदांश ने सानिया को बेड पर लिटाते हुए कहा, तुम कपड़े चेंज कर लो वरना सर्दी लग जाएगी, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फिर वेदांश चला गया। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी के साथ वापस आया और सानिया को वैसे ही बैठा देख पूछा, क्या हुआ, तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? सर्दी हो जाएगी तुम्हें। उसी वक्त सानिया को छींक आ गई तो इस पर वेदांश ने कहा, लो लग गई सर्दी। फिर पेन किलर खिलाकर हाथ में कॉफ़ी देकर पीने को बोला और बाम लेकर उसके पैरों पर मालिश करने लगा। हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े सानिया वेदांश में खोई हुई थी। एकटक उसे देखकर उसे महसूस कर रही थी। वेदांश इससे अनजान पैरों की मालिश में व्यस्त था। तभी सानिया का फ़ोन बजा। फ़ोन वंदिता का था। फ़ोन पर वंदिता का नाम देख उसे असहज महसूस हुआ, जैसे किसी सपने से जग गई हो। उसने तेजी से अपने पैर खींच लिए और वेदांश से कहा, अब जाओ तुम, बहुत देर हो गई है, मैं ठीक हूँ। वेदांश, लेकिन हुआ क्या ये अचानक से? कुछ नहीं, बस अब तुम जाओ, दीदी आ रही होंगी, सानिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं वंदिता से मिलकर जाता हूँ। वैसे भी कई दिनों से मिला नहीं हूँ, वेदांश बोला। अगर तुम्हें दीदी से मिलना है तो उनके रूम में जाकर उनका वेट करिए, लेकिन यहाँ से जाइए प्लीज़, सानिया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। वेदांश चला गया। सानिया ने वंदिता को वापस कॉल किया, पर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर वही रिश्तों की उलझती डोर को सुलझाने के तरीके के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने चारों ओर देखा, कमरे से बाहर झांका तो उसे समझ आ गया था कि दीदी अभी तक वापस नहीं आई हैं। फ़ोन पर वंदिता के 3-4 मिस्ड कॉल देखकर बैक कॉल किया उसने। उधर से वंदिता की आवाज़ आई, कहाँ थी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अच्छा सुन, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, एक नए प्रोजेक्ट की वजह से बहुत काम है। पास ही मेरी फ्रेंड का घर है, मैं वहीं चली जाऊँगी, कल शाम को आऊँगी। ठीक है, सानिया ने कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू ठीक है ना? वंदिता को उसकी आवाज़ से शक हुआ। नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी टेंशन मत लो, आप अपना प्रोजेक्ट देखो। ओके बाय दीदी। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया, जिससे कहीं उनका शक यकीन में ना बदल जाए और वे सारा काम छोड़कर वापस आ जाएं। फिर फ़ोन को ध्यान से चेक किया तो वेदांश की 17 मिस्ड कॉल पड़ी थी, पर उसने बैक कॉल नहीं किया। थोड़ी देर बाद फिर से वेदांश की कॉल आई, पर सानिया ने ध्यान नहीं दिया। अब उसने सोच लिया था, रिश्तों में कड़वाहट भर जाए, यकीन ख़त्म हो जाए, उससे पहले ही इसका समाधान निकालेगी। फिर बहुत सोचा समझा, फिर उसे एक ही तरीका इस समस्या से निपटने का नजर आया, वेदांश से दूर रहने का।
वह सोच रही थी कि अगर वह वेदांश से दूर रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह वेदांश और अपनी दीदी के बीच में कभी नहीं आएगी, उनकी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी। वह यही सब सोच ही रही थी कि वेदांश का मैसेज आया। उसने सानिया की तबीयत के बारे में पूछा था। सानिया ने फ़ोन उठाकर टेबल पर पटक दिया और कपड़े चेंज कर फिर से सो गई। सुबह जब उठी तो घड़ी में 8 बज रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, पर सिर भारी लग रहा था, कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। वह चाहकर भी उठ नहीं पाई। कॉलेज में वेदांश काफ़ी देर तक सानिया का वेट करता रहा, पर जब सानिया नहीं आई तो उसकी फ्रेंड नेहा से पूछा तो नेहा ने बताया, उसे तो बुखार है। क्या? उसे बुखार है और उसने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, थैंक्स बताने के लिए। बाय कहकर तेजी से कॉलेज से बाहर की ओर भागा। बाइक निकालकर उसने वंदिता को कॉल किया। उधर से वंदिता ने कहा, हाँ वेदांश, थोड़ा बिजी हूँ, बात थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कहकर बिना वेदांश की बात सुन उसने फ़ोन कट कर दिया। इससे वह गुस्से से भर गया और दोबारा कॉल नहीं की। फ़ोन जेब में रख बाइक स्टार्ट कर सानिया के घर की तरफ चल दिया। जब वह सानिया के रूम में पहुंचा तो देखा सानिया बुखार से तप रही थी। उसकी बेहोशी जैसी हालत थी। उसने उसे दवा खिलाई और भीगी पट्टियाँ उसके माथे पर रखने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसका बुखार कम हुआ। उसके बाद वह सो गई। वेदांश वहीं बैठकर उसके चेहरे को निहार रहा था एकटक। सानिया को देखते देखते वह भी सोफे पर सो गया। 1 घंटे बाद जब वह जागा तो देखा सानिया अभी सो रही थी। अब वह वहीं बैठा सानिया के जागने का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे बाद जब वह जगी तो सामने वेदांश को देखकर उठ पड़ी और देखते ही बरस पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना जाने के लिए, फिर क्यों आए तुम? जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज़। वेदांश ने गुस्से से कहा। ओ हेलो, जस्ट शट अप। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, क्या समझती हो? ना फ़ोन उठा रही हो, ना मैसेज के जवाब दे रही हो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ होश है तुम्हें? ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरा मन मैं किसी को बताऊं चाहे ना बताऊं, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना, समझे? क्यों बार बार मेरे करीब आते हो? जस्ट लीव मी प्लीज़। सानिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पता है तुम्हें, कल जब से यहाँ से गया हूँ तुम्हारी टेंशन में मुझे नींद नहीं आई। रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा और तुमने आसानी से बोल दिया यहाँ से जाने के लिए। वेदांश रुआंसा हो गया था। सानिया ने चेहरा घुमाते हुए सपाट शब्दों में कहा, हाँ मैंने कहा, अब जाओ भी यहाँ से। मुझे तुमसे ना कोई बात करनी है, ना कोई मतलब रखना है, समझे तुम? और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरी केयर करने वाले? जस्ट। सानिया की बात पूरी होती उससे पहले ही वेदांश ने सानिया को अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया और रूंधे गले से बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए सानिया उसकी तरफ देखते हुए खो गई थी। उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू बह रहे थे। वेदांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे को चूमना चाहा तो सानिया उसे धक्का देते हुए चीखी, गलत है ये, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कहकर कमरे से बाहर भाग गई। वेदांश उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे दौड़ा। वेदांश ने पीछे से कहा, इसमें गलत क्या है? प्यार करता हूँ तुमसे, और मानो या ना मानो पर तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सानिया ने पलटते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो मेरी दीदी हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझो तुम। और प्लीज़, सानिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। सानिया रिलैक्स, देखो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें वंदिता तो कभी थी ही नहीं। वेदांश ने समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, डोंट लव यू, समझे तुम? फिर समझने समझाने की बात ही कहाँ उठती है। अब जाओ यहाँ से, सानिया ने चीखते हुए कहा। वेदांश कुछ देर खड़ा रहकर सानिया को देखता रहा, फिर चला गया। अब सानिया वहीं सोफे पर बैठकर रो रही थी। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे न वेदांश की तकलीफ देखी जा रही थी और ना ही वह अपनी बहन को धोखा देना चाहती थी। बीच का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था, यह शायद था भी नहीं। तभी सानिया सानिया कहते हुए वंदिता अंदर आई। उसे जैसे ही सानिया की तबीयत के बारे में पता चला वह सारे कामकाज छोड़कर भागते हुए आ गई। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तू कैसी है? हड़बड़ाते हुए कहकर वंदिता ने बुखार चेक किया, फिर बोली, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दीदी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप आ गई, बस वही बहुत है। आपके हाथ की कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था।
सानिया ने मुस्कुराते हुए वंदिता का हाथ पकड़कर कहा। वंदिता ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया और बोली, अभी लाती हूँ। फिर वह किचन में चली गई। सानिया वंदिता को जाते हुए देखकर यही सोच रही थी कि अब चाहे जो हो जाए वह वंदिता और वेदांश के बीच नहीं आएगी। हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखने वाली, बेइंतहा प्यार करने वाली दीदी का घर बसाने से पहले नहीं उजाड़ सकती। इसके लिए चाहे जितनी तकलीफ सहनी पड़े या किसी को देनी पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सानिया ने वंदिता से कहा, दीदी आप वेदांश से शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर आप दोनों एक दिन शादी तो करोगे ही, तो अभी क्यों नहीं? वंदिता ने यह कहकर बात ख़त्म करनी चाहिए कि इस समय करियर और तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी शादी नहीं कर सकती। तो आप शादी के बाद भी ऐसे ही काम करना। मुझे नहीं लगता कि वेदांश आपको इसके लिए मना करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। सानिया ने कहा, हाँ वेदांश बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ, पर शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और मैं घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। जॉब में छोड़ नहीं सकती। अब तू यह बहस बंद कर और चुपचाप नाश्ता कर, समझी? वंदिता ने कहा। इसके बाद सानिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में खटर पटर शुरू थी। वह किसी तरह दोनों को करीब लाना चाहती थी, एक दूसरे की कीमत समझाना चाहती थी, उनके रिश्ते में आ रही दरार को भरना चाहती थी। लेकिन वंदिता की बातों से लग रहा था कि उसे इस रिश्ते की परवाह है ही नहीं। उसे बस काम काम और काम ही दिखाई देता है। इन दोनों को करीब लाने का कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वंदिता का फोन बजा। वह उठकर दूसरी तरफ चली गई। बात कर वापस आई तो ख्यालों में मगन सानिया को देखकर कहा, अरे सुन, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई मैं। ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तू टाइम से दवा ले लेना, पूरा आराम करना। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, फिर भी तुझे दिक्कत महसूस हो तो ये डॉक्टर का नंबर है, कॉल कर लेना, टेंशन मत लेना, मेरी फ्रेंड है, ओके? सानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। और ठीक होने के बाद ही कॉलेज जाना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे या वेदांश को फ़ोन कर लेना। फिर अपना बैग उठाते हुए बोली, अच्छा मैं ही कर दूंगी। सानिया ने जैसे ही वेदांश का नाम सुना, चेयर से उठते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं दीदी आप मत करना, ज़रूरत होगी तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। ठीक है नहीं करूँगी, पर तू इतना परेशान क्यों है? वंदिता ने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, कहकर सानिया फिर से बैठ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर एक बार फिर पलटते हुए कहा, एग्ज़ाम में टॉप 10 में आने के लिए कॉन्ग्रेट्स डियर। इस खुशी में तेरे लिए वापस आते समय गिफ्ट ज़रूर लाऊंगी, ओके? सानिया मुस्कुराकर बोली, थैंक्स दीदी, आप बहुत अच्छी हो। फिर वंदिता मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर कर चली गई। वंदिता के जाते ही सानिया ने बिस्तर पकड़ लिया। उसे अंदर से कमज़ोरी महसूस हो रही थी, पर वंदिता के सामने एकदम ठीक होने का नाटक कर रही थी, जिससे वह उसे लेकर परेशान ना हो, अपने काम के साथ उसकी टेंशन ना भी लें। 2 दिन बाद वेदांश कॉलेज में काफ़ी देर तक सानिया का इंतज़ार करता रहा। उसे कॉल करना चाहता था पर नहीं कर पाया, क्योंकि वह इस टाइम सानिया को बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब नेहा वेदांश को दिखी तो वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा, सानिया कहाँ है? वह 2 दिन से कॉलेज नहीं आई, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, नेहा ने कहा। तो वेदांश उसे थैंक्स कहते हुए गेट की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में वह सानिया के दरवाजे पर था। बेल बजाने पर सानिया ने दरवाज़ा खोला। सामने वेदांश को देखकर एक बारगी उसका मन हुआ कि वह उससे गले से लगाकर पूछे कि कैसे उसे पता चल जाता है कि उसे कब उसकी ज़रूरत है। पर उसने अपने आप से किए गए वादों की खातिर खुद को रोक लिया। वेदांश को अंदर आने दिया और खुद खिड़की के पास जाकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। सानिया को देखकर उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। उसकी हालत देखकर वेदांश को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या पूछे। सानिया के सामने खड़े होकर उसने कहा, तुम ठीक हो ना? सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। 2 दिन से तुम कॉलेज नहीं आई, वंदिता भी नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं चला आया। तुमने दवा ली? सानिया ने फिर हाँ में सिर हिलाया। कुछ खाया तुमने? वेदांश ने फिर से पूछा। सानिया ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, फिर तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ओके? अब मैं चलता हूँ, कहकर जैसे ही जाने के लिए वेदांश मुड़ा, सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांश चौंक कर मुड़ा। अब सानिया की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वह वेदांश के गले लगकर रो पड़ी।
वेदांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सानिया के गले लगने पर उसे महसूस हुआ कि सानिया को तो तेज बुखार है। वेदांश ने सानिया सानिया कहते हुए उसे हिलाया तो वह उसकी बाहों में झूल गई। सानिया बेहोश हो चुकी थी। वेदांश ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और दवाएं लिखकर वेदांश को देते हुए कहा, इन्हें बुखार तो है ही, कमज़ोरी भी है, शायद आजकल ये स्ट्रेस भी कुछ ज़्यादा ले रही हैं। आप इनकी ठीक से देख रेख करिए, इन्हें खुश रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेने दीजिए और टाइम से दवाएं दीजिए। ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो कॉल करिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। वेदांश ने कहकर डॉक्टर को बाहर छोड़ दिया। डॉक्टर के जाने के बाद वेदांश सानिया के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। फिर वहीं बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। वेदांश की आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। सानिया के माथे को छूकर देखा तो उसका बुखार कम हो गया था। वह गहरी नींद में सो रही थी। ये देख वेदांश मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर चला गया। जब सानिया की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने वेदांश खड़ा है। सानिया को चुप देख वेदांश उसकी तरफ बढ़ा। एक कुर्सी खींचकर उस पर सानिया को बिठा दिया। फिर उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, सानिया, पता है मैं जब 6 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसके 2 साल बाद ही दादी। मेरी माँ और दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत। लेकिन उनके जाने के बाद कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं था। डेढ़ को अपने काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ। मैं रात में घर देर से लौटूँ या ना भी लौटूँ, उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। वे कभी मुझसे कुछ नहीं पूछते, कभी नहीं। बस पैसे हमेशा बिना मांगे दे देते हैं, या जितना मैं मांगूँ उससे कहीं ज़्यादा। पर मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कभी नहीं दी। मैं चाहता था कि वे मेरे साथ खाना खाएं, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ बिताएं, प्राउड मोमेंट पर वे मेरे साथ हों, मुझे गले लगाकर 2 शब्द मेरे लिए कहें। पर यह कभी नहीं हुआ, ना होने की उम्मीद है। माँ और दादी के जाने के बाद मैंने कई रातें रोते हुए घुट घुट कर काटी हैं। अकेलेपन से मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई हो जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे साथ छोटे छोटे पल बिताए, बस। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, पता है सानिया, जब मैं पहली बार वंदिता से मिला था तो बहुत खुश था। मुझे उसमें वही जीवन साथी नजर आया जो मैं चाहता था। शुरुआत के 15-20 दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, बहुत ही बेहतरीन दिन। वो सब कुछ मुझे मिल रहा था जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। बहुत खुश था मैं, और ऐसे ही दिन मैं पूरी ज़िंदगी में चाहता था। पर दिन ब दिन वंदिता अपने काम और पैसे कमाने के चक्कर में मुझसे मिलना कम कर दिया। बातें कम हो गई और फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन बन गई। ये शुरुआती दिनों का अट्रैक्शन था जिसे हम प्यार समझ बैठे। फिर से मेरे सामने वही परिस्थितियां थी जैसी माँ और दादी के जाने की बात थी। एक बार फिर मैं निराशा और अकेलेपन के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में सूरज की वो नई रोशनी बनकर आई जिसने मेरे अकेलेपन को दूर कर फिर से मुझे मुस्कुराना सिखाया। मेरी ज़िंदगी में चारों ओर खुशियाँ बिखेर दी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा अट्रैक्शन होगा, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो कभी वंदिता के लिए महसूस नहीं किया। अगर उससे हफ्तों बात ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर तुमसे एक दिन बात ना करूँ तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वंदिता की कॉल देखकर मैं उतना खुश नहीं होता जितना मैं तुम्हारी कॉल देखकर होता हूँ। सानिया, मैं बहुत दिनों तक अकेलेपन से जूझता रहा हूँ। वंदिता जब जिंदगी में आई तो खुश जरूर था, पर वह मेरे अकेलेपन को मिटाने के लिए पास आई ही नहीं। और अगर आज तुम चली गई तो मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा। मैं सब कुछ भुला सकता हूँ पर तुम्हें नहीं, और ना ही मैं तुमसे दूर जा पाऊंगा। मैं खुद इस दिल से हार गया हूँ, और अगर आज तुमने छोड़ा तो शायद मैं। सानिया ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू। फिर उसको गले से लगा लिया, उसके कंधे को अपने आंसुओं से भिगोते हुए कहा, समझ नहीं आता खुद को भाग्यशाली समझूं या दुर्भाग्यशाली। शायद मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले, पर शायद ये हमारी किस्मत उतनी लकी नहीं है। जिसे प्यार मिलता है उसे उसकी कदर नहीं होती, जिसे नहीं मिलता उसे उसकी चाहत होती है। वेदांश ने सानिया को खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर किसी शंका को समझने के लिए उसकी आंखें पड़ने लगा।
इस पर सानिया ने डबडबाई आंखें और भर्राए गले से फिर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वेदांश। वेदांश ने अपने आंसू पोंछते हुए उसे कसकर गले से लगाते हुए कहा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। सानिया ने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया था। काफ़ी देर तक गले से लगाने के बाद जब वेदांश ने अपने हाथों के बंधन ढीले किए, तब सानिया ने अपने आंसू पोंछे। फिर वेदांश को कुर्सी पर बैठाते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कुछ देर उसकी आंखों में देखा। फिर आंखें नीची करके कहा, वेदांश, मैंने कभी अपने माँ बाप या किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। जब से थोड़ा जानने समझने वाली हुई तो हमेशा सोते जागते एक ही इंसान को अपने करीब पाया, वो है वंदिता दीदी। वंदिता दीदी ही मेरी माँ बाप भाई बहन दोस्त सब कुछ है। आज मैं जहाँ भी हूँ जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पता है, सब कहते थे कि मैं वंदिता दीदी की सगी बहन नहीं हूँ, पर मैंने इस बारे में उनसे कभी बात नहीं की क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ़ होती है, जो मुझे मंजूर नहीं। उनके परिवार ने गोद लिया था मुझे। मुझे गोद लेने के कुछ दिन बाद ही वंदिता दीदी के मम्मी पापा और छोटे भाई की एक रेल हादसे में मौत हो गई। वंदिता दीदी ने कभी अपनी चिंता नहीं की, हमेशा मेरी फिक्र रहती है उन्हें। उन्हें तो बस मेरी खुशियाँ दिखाई देती हैं। मैं अगर उनसे तुम्हें मांग लूँ तो वे खुशी खुशी हाँ कर देंगी। उनके लिए मेरी खुशी सबसे बढ़कर है। पर तुम ही बताओ, क्या उन्हें एक भी खुशी का अधिकार नहीं है? एक ही चीज़ उन्होंने अपने लिए रखी है, वो हो तुम। एक ही चीज़ में उनकी सारी खुशियाँ सिमटी हैं, वो हो तुम। पूरी तरह दिल से पहली बार किसी से प्यार किया है, वो हो तुम। क्या वो भी मैं छीन लूँ? कहकर सानिया ने वेदांश की आंखों में झांका। वेदांश सिर नीचा किए बैठा था। फिर सानिया ने आगे कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारे और दीदी के बीच क्या है, लेकिन वह तुमसे प्यार करती हैं। तुम में उनकी खुशी है। पहली बार उन्होंने कुछ सिर्फ अपने लिए रखा है। अब तुम ही बताओ, कैसे मैं इसे उनसे छीन लूँ, उनसे उनकी खुशी छीन लूँ? क्या उन्हें एक भी खुशी पाने का हक नहीं है? उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और वैसे भी उनका तुम पर हक है, मेरा नहीं। मैं तो बाद में आई, तुम दोनों के बीच एक दीवार बनकर। मैं उनकी खुशी के बीच दीवार कैसे बन जाऊं? मेरी ज़िंदगी पर उनका हक है। उन्होंने मेरे लिए जितना त्याग किया है, अब तक जो भी सहा है, उसके आगे तो ये बहुत छोटी चीज़ है। मैं उनसे उनकी खुशियाँ, उनका प्यार नहीं छीन सकती। सानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझती हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। सानिया ने अपने हाथों में वेदांश का चेहरा भरकर पूछा, मेरी दीदी की पहली खुशी दिलाने में क्या मेरा साथ दोगे तुम? प्लीज़, पहली बार कुछ मांग रही हूँ, मना मत करना। वेदांश सानिया का चेहरा देखकर सोच रहा था, जान मांग लेती तो वो ज़्यादा आसान होता, पर उसे कहीं ना कहीं सब जायज़ लग रहा था। आखिर वह भी तो कहीं गलत नहीं है। अगर वह उसकी जगह होता तो वह भी शायद यही करता। दोनों बहुत लकी हैं जिनके पास कोई तो है अपना प्यार करने वाला। यही सब सोचकर वेदांश बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हम मिलना नहीं बंद करेंगे, नहीं, हमें ये करना पड़ेगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो तुम। सानिया ने कहा, नहीं, मुझसे ये किसी कीमत पर नहीं होगा। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा। कहकर वेदांश वहाँ से चला गया। सानिया उसे डबडबाई आंखों से जाते हुए देखती रह गई। घड़ी में 5 बज रहे थे। सानिया ने वंदिता को कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही वंदिता बोली, कहाँ थी? फ़ोन क्यों नहीं उठाया? दीदी, वो मैं, पर सानिया की बात काटते हुए बोली, तू ठीक है ना? दवा टाइम से ले रही है ना? हाँ दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। आप बताओ कैसी हो, वापस कब आ रही हो? सानिया ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। तेरे लिए गिफ्ट लाना है ना, उसी के लिए जा रही हूँ। वंदिता ने हंसते हुए कहा, आप आ जाओ बस, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। सानिया बोली, पर मुझे तो देना है ना। अच्छा चल ठीक है, टाइम से दवा लेना और खाना भी। कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। ओके बाय। कहकर वंदिता ने फ़ोन काट दिया। सानिया ने फ़ोन टेबल पर रख कर सोफे से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। अगले दिन करीब 2 बजे सानिया कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन वंदिता का था। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से वंदिता बोली, तुझे आनंद कॉफ़ी शॉप पता है? हाँ दीदी, पर क्यों? सानिया ने पूछा। ज़्यादा कब, क्यों और कहाँ मत कर, जल्दी आ जा, तेरे लिए सरप्राइज़ है। ओके।
जल्दी से आजा, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। इतना कहकर वंदिता ने फ़ोन कट कर दिया। आधे घंटे बाद जब सानिया कॉफ़ी हाउस पहुंची तो देखा वहां वंदिता, वेदांश के अलावा एक और लड़का बैठा था। सानिया जब उनके पास पहुंची तब वेदांश अपनी चेयर सानिया को देते हुए दूसरी चेयर पर बैठ गया। वंदिता ने कॉफ़ी ऑर्डर की। सानिया, ये तरुण है। मैंने वापस आकर तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए बोला था ना। ये वही सरप्राइज़ है, वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। सानिया और वेदांश ने एक दूसरे को शंकित होकर देखा। फिर सानिया ने वंदिता से कहा, दीदी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? वंदिता बोली, मैं तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रही थी। वंदिता ने इतना ही कहा था कि हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास वेदांश से छूट गया। वंदिता ने चौंकते हुए वेदांश को देखा और उसका हाथ उलट पुलट कर देखते हुए बोली, चोट तो नहीं लगी? वेदांश ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। वंदिता ने वेटर को आवाज देकर टूटे गिलास के टुकड़े उठाने के लिए कहकर सानिया की तरफ देखा और कहा, तरुण अच्छा लड़का है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। तो कुछ दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, एक दूसरे को जानो समझो। फिर अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। वंदिता के इस फैसले से सानिया और वेदांश के होश उड़ चुके थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेटर कॉफी रखकर चला गया। पर वंदिता, सानिया की शादी की इतनी जल्दी क्या है? वेदांश ने कहा, अरे जब हमारी शादी होगी तब उसी मंडप में मैं इन दोनों की शादी करा दूंगी। नहीं तो ये मेरे जाने के बाद अकेले रह जाएगी और मैं इसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर कौन सा मैं इसकी शादी कल ही करा रही हूँ। इनके पास सोचने समझने का काफ़ी टाइम है। दोनों साथ में घूमें, डेटिंग करें, एक दूसरे को जाने समझे। फिर अगर सब ठीक रहा और दोनों राजी हुए तभी शादी कराऊंगी, ऐसे थोड़े ही करा दूंगी। पर इतनी जल्दी कैसे? और वैसे भी सानिया को ये सब पसंद नहीं है, फिर वह कैसे? वेदांश की बात काटते हुए सानिया ने कहा, ठीक है दीदी, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी। वेदांश अवाक सा सानिया को देख रहा था। उसे सानिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और सानिया एक बार भी वेदांश की तरफ देखे बिना चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीने में मशगूल थी। सानिया की हाँ पर वंदिता खुश होते हुए तरुण से बोली, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरी सानिया को खुश रखना और शादी के लिए हाँ बुलवाना तुम्हारे हाथ में है। एक तरह से तुम्हारी परीक्षा है ये। अगर पास हुए तो सानिया तुम्हारी और फेल हुए तो एक बार और कोशिश कर लेना। कहकर वंदिता और तरुण हंस पड़े। उधर वेदांश के सीने में आग जल रही थी। वंदिता तरुण के साथ बात कर रही थी। वेदांश हाथ में कॉफी का कप पकड़े सानिया की तरफ देख रहा था। सानिया के निर्णय और रूखेपन से उसके अंदर दुख और गुस्सा भर गया था। ऊपर से उसका बर्ताव उससे सहन नहीं हो रहा था। एक अजीब सी कुलबुलाहट व बेचैनी थी। वंदिता और तरुण का सानिया के बारे में बात करने से उसका दम घुटने लगा था। उसने उठते हुए वंदिता से कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। वंदिता ने धीरे से ओके बोला और वह कॉफी से भरा कप छोड़कर चला गया। सानिया ने उसे अब भी नहीं देखा, जबकि वह थोड़ी दूर जाकर एक बार उसके देखने की आस में पलटा था। पर सानिया कॉफी पर कॉफी पीने में व्यस्त थी। उसने फिर नहीं देखा। शायद वह वेदांश को देखकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वेदांश और वंदिता के बीच से हटने का ये रास्ता ही उसे इस समय बेहतर महसूस हुआ। काफी देर तक वंदिता और तरुण बातें करते रहे। बीच बीच में दोनों सानिया को देखते तो वह मुस्कुरा देती। इतनी देर में वह 6 कप कॉफी गटक चुकी थी। वहां बैठना उसे बड़ी तकलीफ दे रहा था। एक तो वेदांश के ऐसे गुस्से से जाने से ही वह परेशान थी। ऊपर से उन दोनों के सामने अपने दर्द को छुपा के मुस्कुराना और भारी लग रहा था। जब उसे लगा कि अब वह खुद को नहीं संभाल पाएगी तब वह वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल ली। जब अपने दर्द को आंसुओं के द्वारा बहाकर निकाल दिया तब मुंह को धुलकर नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बाहर आई तो देखा वंदिता और तरुण उसका ही वेट कर रहे थे। सानिया के पास पहुंचते ही वंदिता ने बिल पे किया और सब घर की तरफ चल दिए। अगले 2 दिन वेदांश ने सानिया से कोई बात नहीं कही। ये सानिया के लिए तकलीफ देह जरूर था, पर वंदिता के लिए खुश थी और इसलिए उसने भी कोई बात नहीं की। अगले दिन जब सानिया कॉलेज से बाहर आई तो वेदांश बाहर वेट कर रहा था। ये देख सानिया चौंक गई, पर अगले ही पल उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। तो वेदांश ने उसे जोर से खींचा।
कुछ कहता कि उससे पहले पीछे से जोर की आवाज़ आई, हाय सानिया। ये तरुण था। तरुण को आता देख सानिया ने अपना हाथ वेदांश के हाथ से झटक कर छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए तरुण से कहा, आप यहाँ? वंदिता ने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँ और थोड़ा वक्त भी साथ में बिता लें हम। तरुण बोला। अब वेदांश तरुण की ओर पलटा तो तरुण बोला, ओह हाय वेदांश, और अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ा दिया। वेदांश ने हाथ मिलाया और बोला, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ओके, तरुण ने कहा। फिर कुछ पल बेबस नज़रों से सानिया को देखकर चला गया। फिर अपनी बाइक की तरफ तरुण ने इशारा करते हुए कहा, चलें। सानिया ने धीरे से सिर हिला दिया। तरुण उसे एक रेस्टोरेंट ले गया। दोनों ने खाना खाया और फिर बाहर आ गए। बाहर आकर तरुण ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो सानिया? कुछ नहीं, बस इतना ही कहा सानिया ने। तो तरुण ने कहा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है या फिर शायद मेरा साथ नहीं पसंद? ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, सानिया ने कहा। ओके, तो मतलब मूड ख़राब है। तो मूड ठीक करने के लिए हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ। तरुण ने इतना ही कहा था कि सानिया ने कहा, प्लीज़ अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम घर चल सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। यह जगह फिर कभी दिखा दीजिएगा। ओके, आपका हुक्म सराखों पर, कहकर बाइक की तरफ चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही सानिया अपने रूम में चली गई। वंदिता ने आवाज़ देनी चाहिए तो तरुण ने मना कर दिया। फिर वंदिता ने उसे नहीं बुलाया। उधर वेदांश कॉलेज से सीधा अपने घर की तरफ चला गया। जाते ही वह शावर के नीचे खड़ा हो गया। घंटों वह भीगता रहा और सानिया के बारे में सोचता रहा। फिर शावर बंद कर अपने कमरे में आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सानिया की बातें तो ठीक थी, उसे समझ आ गई थी, सब्र भी कर लिया, पर आज तरुण के साथ सानिया को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले दिन कॉलेज में तरुण के साथ सानिया को आता देख वेदांश जल भुन गया। गुस्से से पैर पटकते हुए कैंटीन की तरफ चला गया। वहाँ उसका दोस्त नितेश बैठा था। वेदांश को गुस्से में देख उसके पास आया और गुस्से का कारण पूछा। तो एक निगाह ऊपर कर वेदांश ने नितेश की तरफ देखा, फिर सिर नीचा कर लिया। तो नितेश ने सब समझते हुए कहा, तो उससे कह क्यों नहीं देते तुम? कहा था, पर उसे वंदिता की ज़्यादा फिक्र है। वेदांश बोला, तो तुम वंदिता से बात करो ना। सानिया से कहोगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। नितेश ने कहा, मैं वंदिता से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। वेदांश ने कहा, पर क्यों? वंदिता से क्यों नहीं कह सकते? नितेश ने आश्चर्य से पूछा। तुम नहीं समझोगे, ना ही मैं समझा पाऊंगा। वेदांश ने टेबल से सिर टिकाते हुए कहा, ठीक है, मत समझाओ मुझे, पर क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? सब कुछ वक्त पर छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझे तुम? नितेश ने कहा। तो क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो शायद कुछ रह ही नहीं गया है कुछ करने के लिए। वंदिता ने सानिया के लिए लड़का भी देख लिया है। शायद शायद प्यार मेरी किस्मत में है ही नहीं। वेदांश टेबल पर मुक्का मारते हुए बोला, तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, पर कॉलेज में सब जानते हैं कि तुम सानिया को चाहते हो, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। वंदिता इसमें कहीं नहीं है, ये भी जानते हो। वो बस तुम दोनों को मिलने का जरिया थी। पर ये सोचो, अगर सानिया की उस लड़के से शादी हो गई तो क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर पाओगे? जिंदगी भर इस सच को झेल पाओगे और वंदिता से शादी कर पाओगे, उसे अपना पाओगे? जो खुशी तुम्हें सानिया के साथ मिलती है वही खुशी तुम वंदिता के साथ ढूंढ पाओगे? कभी नहीं। अगर तुम अभी हार मान बैठे या ये सोच बैठे कि तुम सानिया को वापस नहीं पाओगे तो गलत सोचते हो। ये चंद दिनों की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। ऐसे में तो तुम चारों बस रिश्ते ढोते रहोगे, बस। चारों की जिंदगी इससे प्रभावित होगी। जब तुम कभी सानिया को देखोगे तो हमेशा दिल में कसक रहेगी तुम्हें कि एक बार कोशिश की होती तो शायद हम साथ होते। वेदांश, मैं नहीं जानता कि तुम तीनों के बीच ये कौन सा गड़बड़ झाला है जो तुम वंदिता से बात नहीं कर सकते, सानिया को चाहकर भी नहीं पा सकते। पर यह भी जान लो, अगर सानिया को पाना है तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी, समझे तुम? नितेश ने वेदांश को समझाते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सानिया को पाने के लिए, पर वह तैयार नहीं होगी। वह तो मुझसे बात भी नहीं कर रही, ऐसे में मैं क्या करूँ? वेदांश ने अपनी बेबसी जाहिर की। मैंने पहले ही कहा है, तुम्हें कोशिश करनी ही होगी।
वैसे भी अभी सिर्फ लड़का देखा है, शादी तय नहीं हुई है, मतलब तुम्हारे पास पूरा वक्त है अभी भी सब कुछ संभालने का। नितेश बोला, लेकिन मैं करूं क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा, वेदांश बोला। जो लड़का सानिया के लिए वंदिता ने देखा है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और तुझे इस पर शक भी नहीं करना है, मतलब उसमें तुझे बुराइयों को नहीं खोजना है। ये बहुत ही घटिया तरीका है शादी को तोड़ने का, ये उल्टा तुझ पर भारी पड़ सकता है। तो तुझे बस कोशिश ये करनी है कि सानिया इस शादी के लिए राज़ी ना हो। उसे हमेशा अपना एहसास दिलाओ, उसे महसूस कराओ कि कोई भी स्थिति हो तुम हमेशा उसके पास हो। उसे उस लड़के के करीब मत जाने दो, और बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा कोई कदम मत उठाना जो सानिया का प्यार नफरत में बदल दे। ओके, नितेश ने समझाते हुए कहा। तुम्हें यकीन है ये आइडिया काम करेगा? वेदांश ने इस आइडिया के सफलता पर शंकित होकर पूछा। ज़रूर, बस तुम दोनों का प्यार सच्चा हो, नितेश मुस्कुराकर बोला। नितेश की मुस्कुराहट देख वेदांश को तसल्ली हुई। उसने 2 कप कॉफ़ी मंगाई तो नितेश दोनों कप उठाते हुए बोला, कॉफ़ी मैं पी लूँगा, तुम जाकर सानिया को ढूंढो, उसके पास जाओ। वेदांश मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे से नितेश को पैर मारते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक्स बोलकर कैंटीन से बाहर चला गया। वेदांश सानिया को ढूंढते हुए कॉलेज से बाहर आया तो देखा सानिया और तरुण कहीं जा रहे थे। वेदांश दौड़कर उन दोनों के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, हाय तरुण, कैसी हो सानिया? तरुण और वेदांश ने हैंडशेक किया और सानिया आश्चर्य से वेदांश के इस बदले रूप को देख रही थी। वह एकटक वेदांश को देख रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसके चेहरे पे उसे खुशी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट उसके दिल को सुकून दे रही थी। सानिया को अपनी तरफ देखता देख वेदांश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कॉफ़ी पीने? तरुण ने कहा तो वेदांश ने पलटते हुए कहा, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? वो क्या है ना, टीचर्स के लेक्चर से बोर हो गया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छा है। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तुम साथ चलोगे तो सब कुछ जानने में आसानी होगी। तरुण ने सानिया की तरफ देखकर कहा तो वेदांश ने तरुण का ध्यान सानिया से हटाने के लिए कहा, हाँ तो ठीक है, फिर हम उस जगह कॉफ़ी पीने चलते हैं जहाँ मैं और सानिया दोस्त बने थे। क्यों सानिया? वेदांश अब सानिया को देख रहा था। ओके, वो खास जगह तो मैं भी देखना चाहूँगा। तुम जाके अपनी बाइक लाओ, फिर चलते हैं, तरुण ने कहा। वेदांश मुस्कुराते हुए अपनी बाइक ले आया। मन ही मन बड़ा खुश था आज। टू बी कंटिन्यूड।